नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज एक ऐसे कॉमन क्वेरी को लेके आपके सामने आई हूँ जो ऑलमोस्ट हर कोई पूछता है कि मैम अगर हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर हम कोई संपत्ति खरीदने जा रहे हैं, ज़मीन जायदाद खरीदने जा रहे हैं, तो हमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। बेसिकली मोटे तौर पे किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमारे साथ आउटराइटली कोई फ्रॉड ना हो जाए, कोई घपला ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो जाए। तो दोस्तों, आज हम बात इसी की करने वाले हैं कि अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है जिसकी वजह से आपके साथ धोखाधड़ी होने का चांस हो सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको मिलते रहें, आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने की। तो जनरली हम रीसेल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, यानी कि जहां पे आप किसी इंडिविजुअल से कोई उसकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि उसके पास ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है, वो ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी का मालिक है और अब उस मालिक से, इंडिविजुअल पर्सन से आप उसकी प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो आप काम करते हैं जब प्रॉपर्टी ढूंढना शुरू करते हैं तो किसी ना किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू या किसी जानने वाले के थ्रू या किसी उस लोकल एरिया के व्यक्ति के थ्रू आप प्रॉपर्टी ढूंढते हैं। और प्रॉपर्टी ढूंढने का मतलब है कि जो एरिया आप चॉकआउट कर लेते हैं, आपको पसंद आ जाता है, वहां पे कुछ संपत्ति या मकानों को देखते हैं, अंदर जाके भी देखना होता है कि अंदर से कैसी बनी हुई है, क्या उसके डायमेंशंस हैं, कितने कमरे हैं, वगैरह वगैरह। तो उस वक्त ही आपको ये मालूम करना है कि क्या ये प्रॉपर्टी पोजेशन में है उस व्यक्ति के जो आपको बेचने की इंटेंशन रखता है। बिकॉज पोजेशन जो है ना, किसी भी प्रॉपर्टी का जो कब्जा है वो सबसे जरूरी चीज है। कहते हैं ना, जिसका कब्जा उसी की संपत्ति, उसी की प्रॉपर्टी। तो ये कब्जा जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। अगर कोई व्यक्ति मालिक ही हो, उसके पास पूरी ओनरशिप हो, लेकिन कब्जा ही ना हो, तो आप उससे कागज लेके क्या करेंगे और अपने नाम कागज करवा के क्या करेंगे। जब कब्जे के लिए आप कोर्टों में दौड़ते रह जाएंगे, न्यायालयों के चक्कर लगाते रह जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने का। तो आप कोशिश कीजिए, जब आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप अगर आपको कोई प्रॉपर्टी आपने फाइनल कर दी है, पसंद आ गई है, तो उसमें 2 बार 3 बार जाएं, कभी खुद जाएं, कभी अपने रिलेटिव को दिखाने के बहाने से जाएं और हर बार ये चेक करें कि कितनी फटाफट वो जो व्यक्ति है, जो इंटेंडेड सेलर है, वो अपनी चाबियां अरेंज करता है और आपको प्रॉपर्टी दिखा पाता है। उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई और तो नहीं रह रहा है, कोई किराएदार या कोई रिश्तेदार बन के तो नहीं रह रहा है, उसकी पोजीशन नीट एंड क्लीन है कि नहीं है, फिजिकल वेकेंट पोजीशन है कि नहीं है। और आपको प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो आप आसपास के भी कुछ लोगों से पता कर सकते हैं कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़े तो नहीं होते पोजीशन को लेकर के, क्योंकि पोजीशन और कब्जा अगर आपको नहीं मिलता है तो प्रॉपर्टी लेने का ही कोई फायदा नहीं है। तो पहला काम, आप उसके पास टोकन मनी लेके बैठे, उससे भी पहले आपको जानना है कि उसके पास कब्जा है कि नहीं है। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों आते हैं, जब कब्जा आपको समझ आ गया कि इसका मोटे मोटे तौर पे कब्जा इसी व्यक्ति का है, तो आप कुछ टोकन मनी लेके बैठते हैं, जो जनरली मार्केट प्रैक्टिस है कि ठीक है, मेरे को ये डील फाइनल करनी है, इस रेट पे फाइनल करनी है। तो जब आप रेट की बात करने भी बैठते हैं तो ये होता है कि कुछ पैसा लेके बैठेंगे, उसे टोकन मनी देंगे, तभी उसे विश्वास होगा कि वो रेट पे फाइनल हमारा डील हो चुकी है। तो जब टोकन मनी लेके बैठते हैं तो आप ये इंसिस्ट कीजिए कि उस टोकन मनी के वक्त ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की चेन जो है, जो व्यक्ति आपसे प्रॉपर्टी बेचने वाला है, वो अपने ओरिजिनल चेन डॉक्यूमेंट्स लेके बैठेगा। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि अगर आपने फोटोकॉपी देख भी ली और कुछ भी हो गया तो टोकन मनी भी कुछ नहीं तो आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख जरूर देते हैं। और ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख अगर आपने दे दी और बाद में आपको पता चलता है कि उसके ओरिजिनल कागज उसके पास हैं ही नहीं, शायद खो गए हैं, या फिर उसने बैंक में लोन ले रखा है, मॉर्गेज किए हुए हैं, या फिर वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी बेच चुका है और कागज उस व्यक्ति को दे दिए हैं जो प्रॉपर्टी जिसने खरीदी है, और ये सिर्फ मेंटेन कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, और इसके पास अभी सिर्फ मेंटेन करने के लिए ये प्रॉपर्टी का कब्जा है। कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है उसने किसी प्राइवेट पर्सन को अपने ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स दे करके उससे कुछ उधार ले रखा हो, किसी साहूकार से, किसी महाजन से।
तो इस तरह की कोई भी डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप छोटा अमाउंट भी जब दे रहे हैं, जब टोकन मनी भी दे रहे हैं, उसी वक्त में आप ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स जरूर देख लें, वेरीफाई कर लें कि इस व्यक्ति के पास सारे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं कि नहीं है अपने चेन के। अगर आपको पूरी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की नॉलेज नहीं भी है तो बेसिक चीज़ें तो समझ आती ही हैं कि अगर किसी ए व्यक्ति के पास ओरिजिनल प्लॉट होता था, उसने किसी बी को दिया, बी ने किसी सी को बेचा, सी ने किसी डी को बेचा और डी के बाद अब ई जो आपका सेलर है उसके पास आए हैं, तो हर डॉक्यूमेंट उसमें मौजूद है कि नहीं है, कोई गायब तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई प्रॉपर्टी पेपर्स गुम तो नहीं हो गए हैं, कोई उसमें डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा, कहीं कोर्ट में सम्मिलित हो, डिपॉजिट किए हुए हों वो डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरह की चीज़ें आपको जानकारी मिल जाएगी सिर्फ इस बात से कि उसके पास ओरिजिनल प्रॉपर्टी पेपर्स सारे के सारे हैं या नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, हम नेक्स्ट लेवल पे आते हैं जब होता है एग्रीमेंट टू सेल। तो प्रॉपर्टी का जो एग्रीमेंट टू सेल होता है दोस्तों, दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर हम मार्केट प्रैक्टिस की बात करें तो प्रॉपर्टी डीलर्स अक्सर आपको बताते हैं कि एक कच्चा एग्रीमेंट बनेगा, एक पक्का एग्रीमेंट बनेगा। तो एक कच्चा और पक्का एग्रीमेंट का क्या हेर फेर है ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो सर्कल रेट है प्रॉपर्टी का, जनरली लोग कोशिश करते हैं कि उसी सर्कल रेट पे रजिस्ट्री करवाई जाए, और जबकि मार्केट वैल्यू जो है प्रॉपर्टी की उससे कहीं ज्यादा होती है, और वो जो बाकी का गैप अमाउंट है वो आपसे कैश में लेना पसंद करते हैं, और उसके लिए इस कैश कंपोनेंट के लिए वो कच्चा एग्रीमेंट बनाने की बात करते हैं, और आपके पक्के एग्रीमेंट में सिर्फ सर्कल रेट की बात की जाती है। और ऐसे में वो इंसिस्ट करते हैं कि जो कैश कंपोनेंट है ये आप शुरू में ही दे दें, क्योंकि बाद में सिर्फ जो पक्का एग्रीमेंट है वही कंटिन्यू होगा, कच्चे एग्रीमेंट को फाड़ दिया जाएगा या डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कोशिश करें कि इस तरह की डील में आप ना फंसे, क्योंकि वैसे भी ब्लैक मनी से डील करने में कई तरह की लीगल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आप किसी भी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने वो कैश कंपोनेंट दे दिया और बाद में अगर प्रॉपर्टी में कोई भी दिक्कत आती है सेल डीड एग्जीक्यूट होने में, हो सकता है उस व्यक्ति का, सपोज कीजिए जो सेलर है उसने आपसे कैश कंपोनेंट ले लिया, कच्चे एग्रीमेंट को फाड़ दिया और वो कहीं जा रहा है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आपके पास उस कैश कंपोनेंट का कोई प्रूफ नहीं है, आप उसको कहीं से क्लेम नहीं कर सकते। तो यानी कि आपके हाथ से प्रॉपर्टी भी गई और पैसा भी गया। तो कोशिश कीजिए इस तरह के कैश कंपोनेंट के चक्कर में ना फंसे। थोड़ा बहुत आपकी स्टैम्प ड्यूटी या टैक्सेस एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन आपके पैसा सेफ रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी। जितने की प्रॉपर्टी ले रहे हैं उतने की ही डील कीजिए, उतने का ही एग्रीमेंट कीजिए और उतने की ही सेल डीड कराइए, आप सेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये है एग्रीमेंट से रिलेटेड। एग्रीमेंट का जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जनरली जिसके नाम पे लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो सेलर होने वाला है आपका, आप ये जरूर चेक करें कि कितने लोगों के नाम पे वो लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट, सेल डीड या गिफ्ट डीड जो भी है वो कितने लोगों के नाम पे। सपोज कीजिए वो 2 लोगों के नाम पे है, हस्बैंड या वाइफ के नाम पे या 2 भाइयों के नाम पे, तो आप सिर्फ एक व्यक्ति से डील नहीं करेंगे। जितने भी लोगों के नाम पे है उन सब लोगों का साइन आपके एग्रीमेंट टू सेल में होना चाहिए, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। और आप जो भी एग्रीमेंट टू सेल का जनरली जो कि 10% ऑफ द कंसिडरेशन वैल्यू दिया जाता है एग्रीमेंट टू सेल के टाइम में, यानी कि अगर आपकी पूरी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है तो आप 10 लाख रुपए एग्रीमेंट टू सेल के टाइम में जनरली जो मार्केट प्रैक्टिस है वो दिया जाता है। तो ये 10 लाख देते वक्त अगर 2 व्यक्तियों के नाम पे प्रॉपर्टी है तो आपको ध्यान रखना है कि 5-5 लाख रुपए फॉर ईच पर्सन शुड बी देयर, यानी कि हर व्यक्ति को 5-5 लाख रुपए आप देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक ही को पूरे 10 लाख दे दिए, क्योंकि ऐसे में लास्ट मोमेंट पे जो दूसरा व्यक्ति है वो आपकी सेल डीड साइन करने से मना कर सकता है, इस पूरी सेल ट्रांजैक्शन से पीछे हट सकता है ये कह करके कि वो इसमें कभी इन्वॉल्व ही नहीं था, ना उसने एग्रीमेंट टू सेल में साइन किया, ना ही उसने कभी पैसे लिए अपने अकाउंट में। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पैसा ऐसी चीज है जो अच्छों के बीच में झगड़े करवा देता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, भाइयों के बीच में कोई झगड़ा हो सकता है। तो उस डिस्प्यूट में आपकी प्रॉपर्टी डील खराब ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, जब आपका एग्रीमेंट टू सेल हो जाता है तो आपको जो चीज वेरीफाई करनी है आपको जो चीज वेरीफाई करनी है वो है कि प्रॉपर्टी पे कोई लोन तो नहीं है, कोई बैंक लोन तो नहीं दिया गया है।
तो दोस्तों इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी कहीं मॉर्गेज्ड ना हो, कहीं गिरवी ना रखी हुई हो, उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लोन ना लिया गया हो। तो इस चीज को वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका हो सकता है कि सबसे पहले तो आप जो साइट है सरसाई, CERSAI, तो ये सरसाई जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइट है। आप इस साइट पे जाके थोड़ा सा नॉमिनल फीस लगती है और आप इस साइट पे जाके वेरीफाई कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कोई लोन तो नहीं चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों आप अगर कंपनी के नाम पे प्रॉपर्टी है तो कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की साइट पे जाकर के, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की साइट पे जाकर के आप उसकी ROC सर्च रिपोर्ट निकलवा सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज ऑलरेडी तो क्रिएटेड नहीं है। इसके अलावा अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर्टी ओनर के पास ऑलरेडी हैं तो चांसेस आर वेरी हाई कि उन्होंने प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं किया है, क्योंकि आज के समय में जब भी कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज होती है या उसको गिरवी रखा जाता है तो सबसे पहले उसके कागज ले लिए जाते हैं। वो कागज जो मॉर्गेजर है उसके पास डिपॉजिट होते हैं। तो प्रॉपर्टी टाइटल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल अगर सेलर के पास हैं तो चांसेस आर हाई कि इस पे मॉर्गेज नहीं है। लेकिन ये पता कर लेना, जान लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पता लगे कि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी की डील कर रहे हैं, आपने एग्रीमेंट टू सेल के 10-20 लाख रुपए दे दिए और उधर प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी बैंक में मॉर्गेज्ड है और ये NPA हो चुका है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो चुका है आपके सेलर का अकाउंट। ऐसे में प्रॉपर्टी ऑलरेडी बैंक अटैच करके और उसको सेल में या ऑक्शन में लगा चुकी है, तो यानी कि आपका पैसा यहाँ फंस गया और उधर प्रॉपर्टी निकल गई बैंक के थ्रू, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए बैंक लोन वेरीफाई करना बहुत जरूरी है किसी भी प्रॉपर्टी पे। तो ये था दोस्तों बैंक लोन से रिलेटेड। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको वेरीफाई करनी चाहिए, जैसे कि प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है, या फिर इस जगह की, इस पूरे इलाके की जो रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड्स है वही बंद तो नहीं हो गई है, क्या इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने के लिए कोई एक्स्ट्रा परमिशन तो नहीं लेनी पड़ती, कहीं एक गवर्नमेंट के एक्विजिशन में तो नहीं आ गई है। तो ये चीजें पता करने का दोस्तों सबसे बेहतर तरीका है कि आप उस एरिया के सब रजिस्ट्रार ऑफिस को कांटेक्ट कीजिए, वहां पे पता कीजिए कि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होनी है तो क्या इस पे कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ है। जनरली अगर कोई कोर्ट लिटिगेशन चल रहा होता है और प्रॉपर्टी पे कोई इंजंक्शन होता है, कोई कोर्ट की तरफ से रोक होती है, तो जो भी व्यक्ति इसमें जिसके फेवर में होता है ये इंजंक्शन, वो अक्सर सब रजिस्ट्रार ऑफिस में भी उसकी एक कॉपी दे देता है अपने ऑब्जेक्शन के साथ कि इस प्रॉपर्टी की कोई डील ना हो सके। तो आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाकर के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी पे इस तरह का कोई नोटिस तो नहीं आया हुआ, किसी और पार्टी की जिसको इस प्रॉपर्टी के बेचने या खरीदने में डिस्प्यूट है उसका कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया हुआ, या इस प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कराने के लिए कोई किसी तहसीलदार की NOC तो नहीं चाहिए, किसी पटवारी से परमिशन तो नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जैसे ही पता लगती है, सपोज बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे ये पता चलता है कि वहां पे आपको तहसील ऑफिस से NOC लेनी है तभी रजिस्ट्री होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में आप तहसील ऑफिस भी कांटेक्ट कर सकते हैं और जाके पता कर सकते हैं कि क्या इस प्रॉपर्टी की NOC आसानी से मिल जाएगी या इसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है इस NOC को मिलने में। तो ये आप उस कंसर्न तहसील ऑफिस से पता कर सकते हैं अगर ये खसरे की प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों ये सारी चीजें काफी हद तक आपको सब रजिस्ट्रार ऑफिस से पता चल जाती हैं। अगर आप डायरेक्टली नहीं भी पता कर पा रहे हैं तो आप उस पर्टिकुलर सब रजिस्ट्रार ऑफिस, कंसर्न सब रजिस्ट्रार ऑफिस की किसी भी आप डीड राइटर से कांटेक्ट कीजिए और वो आपको ये सारी जानकारी निकाल करके देंगे। नेक्स्ट लेवल आता है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है। ये भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो प्रॉपर जो टाइटल चेन आ रही है, जो इस व्यक्ति के पास ओनरशिप आ रही है वो क्लियर है कि नहीं है, कहीं ओनरशिप में ही कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कहीं कागज ही उसके जो लीगली बने हैं वो इनवैलिड तो नहीं है, कहीं वो वॉइड एब इनिशियो तो नहीं है। तो ये सारी चीजें पता करने के लिए दोस्तों आपको किसी एक्सपर्ट को की सलाह लेनी पड़ेगी, जो कोई लॉयर हो सकता है या कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपर्ट हो सकता है जिसकी आप सलाह ले सकते हैं। उसको अपने कागज दिखा के उनसे एक लीगल ओपिनियन ले सकते हैं कि क्या टाइटल वेरिफिकेशन करने के बाद इस प्रॉपर्टी की जो भी टाइटल चेन है वो क्लियर है कि नहीं है। इनफैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं उनको भी आप उस लॉयर के थ्रू सब रजिस्ट्रार ऑफिस से क्रॉस वेरीफाई करवा सकते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सचमुच वहां पे रजिस्टर्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, या फेक डॉक्यूमेंट्स आपके सामने रख दिए गए हैं।
तो इस तरह की टाइटल वेरिफिकेशन करवा लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 10-20 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में ये ना हो कि कहीं आपके लाखों रुपए जो आपने प्रॉपर्टी में लगाए वो डूब जाएं। उसको सेफ रखने के लिए सही तरीका ये है कि आप किसी लॉयर या लीगल एक्सपर्ट की ओपिनियन जरूर ले लें अपनी प्रॉपर्टी के टाइटल चेंज से रिलेटेड। इसके बाद दोस्तों एक चीज ये चेक करनी है कि क्या आपकी जो प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन है वो सही है कि नहीं है। कहीं वो एमसीडी या जो भी सिविक अथॉरिटी है उस एरिया की उसके डेमोलिशन लिस्ट में तो नहीं आई हुई, कहीं वो कंस्ट्रक्शन इलीगल तो नहीं है। तो ये चीजें चेक करने के लिए आप जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो हम एमसीडी की साइट पे जाकर के वेरीफाई कर सकते हैं, उसकी डेमोलिशन लिस्ट मेंशन है वहां, और वहां पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी नंबर जो है ये कहीं डेमोलिशन लिस्ट में तो नहीं आया हुआ है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट की एक और साइट है जिसे डोरिस कहा जाता है, DORIS। इस साइट पर जाकर के जब आप अपना प्रॉपर्टी का एड्रेस डालते हैं तो काफी हद तक लास्ट टाइटल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और भी थोड़ी बहुत जानकारी डोरिस की साइट पे भी आपको मिल जाती है, जिसको आप ऑनलाइन ही वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप खसरा खतौनी की प्रॉपर्टी, तहसील से रिलेटेड प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आप हर राज्य में अलग अलग जो भू राजस्व डिपार्टमेंट है उनकी साइट्स बनी हुई हैं। जैसे अगर यूपी की बात करें तो भूलेख की साइट पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि आखिरी में म्यूटेशन में किसका नाम चढ़ा हुआ है, किसके नाम पे प्रॉपर्टी आ रही है, इस प्रॉपर्टी पे कोई एक्विजिशन तो नहीं है सरकार का। तो ये सारी जानकारियां जो हैं आपको भूलेख की साइट में यूपी में मिल जाती हैं। तो इसी तरह से हर राज्य की अपनी साइट्स है जहां पे आप वेरीफाई कर सकते हैं कि उसमें कोई डिस्प्यूट चल रहा है या नहीं चल रहा है। दोस्तों इसका एक और अच्छा तरीका है जो मैं आपको टिप देना चाहूंगी कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पे चाहे कितनी बड़ी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, एक छोटा सा बैंक लोन ले लें और प्रॉपर्टी मॉर्गेज से इक्विटेबल मॉर्गेज क्रिएट करके, तो इससे क्या होगा कि काफी सारी वेरिफिकेशंस जो हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड बैंक भी अपने लेवल पे करता है। चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी की टाइटल वेरिफिकेशन हो या फिर उसके कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वेरिफिकेशन हो या फिर डेमोलिशन लिस्ट में उसका नाम है कि नहीं है, उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक है कि नहीं है, उसका सैंक्शन प्लान है कि नहीं है। तो ये सारी वेरिफिकेशंस, इवन सरसाई चेक करना, ये सारी वेरिफिकेशंस बैंक करता है। तो जैसे ही आप अपनी प्रॉपर्टी पे उस प्रॉपर्टी पे लोन अप्लाई करते हैं, आपकी सारी वेरिफिकेशंस बैंक के थ्रू हो जाती है, तो आपका काम काफी हद तक आसान हो जाता है। तो इट्स अ गुड आइडिया टू टेक अ लोन ऑन द प्रॉपर्टी इवन इफ इट इज अ स्मॉल लोन। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा एज अ बायर आपको जो ध्यान रखना है दोस्तों, छोटी छोटी कुछ और चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि सेलर को जो भी आप कंसिडरेशन मनी दे रहे हैं उसमें से आपको TDS जरूर डिडक्ट करना है। उसके अलावा उस पे कोई और जो ड्यूज पेंडिंग ना हो, यानी कि हाउस टैक्स लास्ट पेड है कि नहीं है, अभी 0 ड्यूज है कि नहीं है, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल लास्ट पेड है और 0 ड्यूज है कि नहीं है, उसका वाटर बिल लास्ट पेड 100% है कि नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी जानकारियां हैं ये भी जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि यही जानकारियां अगर आप नहीं लेते हैं और बाद में ये आपके लिए एक बड़ा बवाल बन के सामने आ सकता है। जैसे कि हो सकता है कि उसका पानी का कनेक्शन ही काट दिया गया हो ड्यू टू सम इरेग्युलरिटीज या बहुत हैवी पेनल्टीज हो और वो आपको लाखों रुपए में बाद में पे करनी पड़ सकती हैं। तो ऐसे में ये जितने भी छोटे गवर्नमेंट ड्यूज हैं जो उन्हें हमें पे करना प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है, उसकी भी क्लैरिटी आपको ले लेनी चाहिए। लास्ट पेड बिल सारे ले लेने चाहिए और वो 100% पेड हों, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा मेरे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।